origin of यूनिवर्स। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो दो थ्योरीज या दो हाइपोथेसिस, टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस दिए गए हैं। इन्हें हाइपोथेसिस क्यों कहा जा रहा है? परिकल्पना, हाइपोथेसिस। व्हाई? बिकॉज नथिंग इज कॉन्क्रीट। कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस हमें नहीं मिला है कि उस समय क्या हुआ होगा। बस एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है कि इस तरह की चीजें हुई होंगी जिसके कारण, है ना, स्टार्स का या प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो हाइपोथेसिस है या थ्योरी है यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड, उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली थ्योरीज या अर्ली हाइपोथेसिस एंड मॉडर्न थ्योरीज। क्लियर? मॉडर्न थ्योरी। देखिए बहुत सारे थ्योरीज हैं, बट हमें कंसंट्रेट कहां पे करना है? अगर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ अर्थ पूछता है तो एक्सप्लेन क्या करना है? कई सारी थ्योरीज है। अर्ली थ्योरीज का मतलब, अर्ली थ्योरीज मींस बिफोर मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा किसको कहेंगे? जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, है ना, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन मींस जब साइंटिफिक आइडियाज का डेवलपमेंट हुआ। उसके पहले क्या था? साइंटिफिक आइडियाज से पहले क्या थे? रिलीजियस जो आइडियाज थे वो डोमिनेट करते थे। यानी यूरोप में जो पोप के द्वारा प्रोपाउंड किया जाता था उसको सही माना जाता था। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है एक कि कोपरनिकस का नाम सुना आपने? कोपरनिकस के पहले ये अवधारणा थी, ये एक हाइपोथेसिस था कि अर्थ सेंटर में है और जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। इसे इसे कहा जाता था जियोसेंट्रिक व्यू। जियोसेंट्रिक व्यू यानी अर्थ सेंटर में है और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडी है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसी ऐसी मान्यताएं थी, है ना, क्योंकि पोप ने ऐसा प्रोपाउंड किया था, रिलीजियस हेड जो हुआ करता था। बाद में फर्स्ट टाइम कोपरनिकस ने ये बताया कि जो हमारा सिस्टम है, सोलर सिस्टम या जो सिस्टम है, जो यूनिवर्स का सिस्टम है, वो हेलोसेंट्रिक है। हेलोसेंट्रिक मींस, हेलियोसेंट्रिक मींस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सभी। अर्थ सेंटर में नहीं है। सेंटर में कौन है? सन, और उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। और इसी इसी हाइपोथेसिस के लिए कोपरनिकस को सूली पर चढ़ा दिया गया था, है ना, क्योंकि डार्क एज चल रहा था। डार्क एज कहते हैं इसे, जब साइंटिफिक आइडियाज को प्रमोट नहीं किया जा रहा था। पोप ने कहा दिन है तो दिन, रात का तो रात। तो मॉडर्न थ्योरीज मींस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद जो साइंटिफिक, ऐसी थ्योरीज जो साइंटिफिक आइडियाज पर बेस्ड हो, है ना, जो साइंटिफिक एविडेंसेस पर, साइंटिफिक आइडियाज पर बेस्ड हो, वैसे थ्योरी को क्या कहेंगे? मॉडर्न थ्योरीज। और उससे पहले अर्ली थ्योरीज। तो अर्ली थ्योरीज में मोस्टली तीन थ्योरीज हैं, लेकिन हमें इसे एक्सप्लेन नहीं करना है उस लेवल पर जाकर, बस जानना है उसके बारे में। एक है गैसियस थ्योरी ऑफ कैंट। कांट का नाम सुना है आपने? कैंट, इमैनुअल कैंट, वो फिलोसफर थे। और इसलिए कहा जाता है ना कि द मदर ऑफ ऑल फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट फिलोसफी से निकले हैं। और आप देखेंगे चाहे वो प्लूटो हो, एरिस्टोटल हो या फिर कैंट हो, आप देखेंगे हर जगह इनकी थ्योरी है। फिलोसफर थे ये। तो इन्होंने सोचा कि इसमें भी कुछ दे दिया जाए, है ना, सब में तो दे ही रहे हैं कुछ थ्योरी, इसमें भी दे दिया जाए कि ऐसे हुआ होगा ऑरिजिन, हाइपोथेसिस के आधार पर, परिकल्पना के आधार पर। तो उन्होंने दिया गैसियस थ्योरी ऑफ कैंट। बाद में क्या आया? इसी को थोड़ा इंप्रूवमेंट किया लैपलास ने, और इसका नाम था नेबुलर थ्योरी ऑफ, हाँ, नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलास। एंड थर्ड थ्योरी इज बाइनरी थ्योरी। बाइनरी थ्योरी, है ना, बाइनरी थ्योरी। बाद में एक बाइनरी थ्योरी दिया गया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्सेप्टेबल टिल नाउ, अभी तक जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है फॉर द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज
बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। तो हमें एक्सप्लेन क्या करना है बिग बैंग थ्योरी को, एग्जाम में भी आंसर में भी एक्सप्लेन क्या करना है बिग बैंग थ्योरी को। इसके बारे में बस पासिंग रेफरेंस देना है, बता देना है कि कुछ अर्ली अर्ली थ्योरीज थी, जैसे गैसियस थ्योरी ऑफ कांट क्या है, इसे मैं नहीं लिखवाऊंगा, क्या एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस फ्लो चार्ट में आप। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। दिखा देंगे अर्ली थ्योरीज में कैंट का गैसियस थ्योरी था, लैपलास का नेबुलर थ्योरी था, और एक बाइनरी थ्योरी था, उसको किसी साइंटिस्ट ने दिया है, वो मैं लिखा दूंगा नाम। तो क्या था, बस पासिंग रेफरेंस देना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। इंट्रोडक्शन में लिखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज, है ना, रिलेटेड टू द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अर्ली थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज वेर बेस्ड ऑन साइंटिफिक आइडियाज, है ना, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। अर्ली थ्योरीज वेर जनरली बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, परिकल्पना, जिसको जो समझ में आया, जो सोचना स्टार्ट किया उसके हिसाब से थ्योरी लिख दिया। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे, लेकिन इसको लिखना नहीं है। गैसियस थ्योरी ऑफ कांट, सबसे पहले कैंट ने, इमैनुअल कैंट ने सबसे पहले बताया कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। क्या कहा इन्होंने, गैसियस थ्योरी ऑफ कैंट, इन्होंने कहा कि जो हमारा प्राइमोर्डियल यूनिवर्स था, प्राइमोर्डियल मतलब जहां से शुरुआत मानते हैं उसको प्राइमोर्डियल कहा जाता है, जहां से शुरुआत मानते हैं, जैसे कैंट जहां से शुरुआत मान रहे थे कि यहां से शुरू हुआ ओरिजिन, उसको क्या उन्होंने कहा, प्राइमोर्डियल यूनिवर्स, प्राइमोर्डियल। तो कांट ने कहा कि जो प्राइमोर्डियल यूनिवर्स था उसमें कई सारे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बिखरे हुए थे, और उन पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कॉलिजन हुआ, पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन हुआ, और कॉलिजन के कारण क्या हुआ, कॉलिजन के कारण हीट जनरेट हुआ, और उसके कारण वो पार्टिकल जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो पहले लिक्विड में और फिर गैस में कन्वर्ट हो गए। क्लियर। और ये गैस जो कन्वर्ट हुआ, इसके कारण एक जायंट गैस का क्लाउड तैयार हुआ, जायंट गैस का क्लाउड तैयार हुआ जिसे नेबुला कहा गया। ठीक है, और ये गैस रोटेट करने लगा, कारण इन्होंने नहीं बताया, कारण इन्होंने नहीं बताया कि रोटेट क्यों करने लगा, गैस का क्लाउड जो था वो रोटेट क्यों करने लगा। और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि प्राइमोर्डियल जो यूनिवर्स इन्होंने माना है पार्टिकल्स बिखरे हुए थे, वो उसके पहले क्या था। और ये भी नहीं बताया, इसका भी एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कॉलिजन होगा तो इतनी हीट जनरेट हो जाएगी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ डेमेरिट्स हैं, बाद में ड्रॉबैक उसको स्टडी किया गया कांट के ड्रॉबैक को, उसको फिर लैपलास ने थोड़ा सुधारा, लेकिन उनमें भी ड्रॉबैक था। तो क्या था समझिए, यहां तक समझा आपने कैंट का। कैंट ने क्या कहा, बहुत सारे पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स स्पेस में प्राइमोर्डियल इनवर्स में क्या थे, बिखरे हुए थे, इनके बीच क्या हुआ, कॉलिजन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इतने पार्टिकल्स का इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता कि कोलाइड करने लगी, तो ये ड्रॉबैक था उनका। तो कॉलिजन के कारण क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ, दो बॉडीज जब कोलाइड होती है तो क्या होता है ना, वो गाल वाला याद है ना, कॉलिजन होता है तो गाल, है ना, गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। तो कॉलिजन के कारण क्या होता है, हीट जनरेट होता है, और हीट के कारण उस हीट ने क्या किया, उस सॉलिड पार्टिकल्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में पहले और फिर गैस में। तो गैस का बड़ा बादल डेवलप हुआ, क्लाउड ऑफ गैस, जिसको नेबुला, बाद में लैपलास ने उसी को नेबुला कहा। उसी क्लाउड ऑफ गैस को क्या कहा गया बाद में, नेबुला। और ये कैंट ने कहा कि ये क्लाउड ऑफ गैस नेबुला रोटेट कर रहा था, रोटेशन का कारण इन्होंने नहीं बताया। और इनका कहना था कि जैसे ये क्लाउड
रोटेट कर रहा था, रोटेट करने के कारण क्या होगा, किसी चीज को जब रोटेट करते हैं, मोशन में लाते हैं, तो उससे हीट लॉस होता है ना। किसी चीज को ठंडा करने के लिए से नहीं उसको मोशन में लाते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। तो जब मोशन में आती है कोई भी वस्तु तो क्या होता है, हीट लॉस होता है ना। वो रेडिएशन बाहर निकलती है और हीट लॉस होता है, वो बॉडी कैसा होने लगता है, ठंडा। तो इसीलिए ये जो रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैसेस थे नेबुला, वो भी रोटेट कर रहा था, जिसके कारण वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था। और ठंडा होने के कारण धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ रही थी, है ना, उसकी साइज बढ़ रही थी, है ना। ठंडा होने के कारण उसकी रोटेशनल स्पीड और बढ़ रही थी, और रोटेशनल स्पीड बढ़ने के कारण उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे साइज बढ़ती चली गई, यहाँ पे उनका फॉल्ट था। जैसे जैसे साइज बढ़ती चली गई इस क्लाउड की, वैसे वैसे रोटेशनल स्पीड और बढ़ता चला गया, एंगुलर स्पीड और बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना, जब कोई भी वस्तु रोटेट करती है सर्कल में, तो एक तो अंदर की तरफ फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल, सभी को पता है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, जिसके कारण ये सर्कल में मूव कर रहा है। और एक बाहर की तरफ फोर्स लगती है, जब आप झूले में ऐसे घूमते हैं तो बाहर की तरफ फोर्स महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि आप बाहर ऐसे, है ना, बाहर की तरफ जाएंगे, उसी को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जितनी अधिक स्पीड होगी उतना अधिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, उतनी अधिक बाहर की तरफ फोर्स होगी। तो इन्होंने कहा कि इतनी अधिक तेजी से ये रोटेट करने लगा, जैसे जैसे ठंडा हो रहा था इसकी स्पीड बढ़ रही थी, मतलब साइज बढ़ रहा था, और साइज बढ़ने के कारण इसका रोटेशनल स्पीड बढ़ने लगा। रोटेशनल स्पीड बढ़ने के कारण बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बढ़ने लगा। और जब बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो इस सरफेस में से कई सारे रिंग्स, गैस के रिंग इससे बाहर निकलने लगे, और बाहर निकलकर इसी के चारों तरफ घूमने लगे, जिससे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। समझे क्या बोला इन्होंने, लिखना नहीं है, एक्सप्लेन भी नहीं करना एग्जाम में, मैंने बस बताया कि इनिशियली स्टार्ट कैसे हुआ, है ना। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे क्लाउड ऑफ गैसेस ठंडा हो रहे थे, ठंडा क्यों हो रहे थे, घूमने के कारण हीट लॉस हो रहा था, ठंडा हो रहा था, और जैसे जैसे ठंडा हो रहा था ये बड़ा हो रहा था, और बड़ा होने जैसे जैसे बड़ा हो रहा था इनकी रोटेशनल स्पीड और भी बढ़ रही थी। और रोटेशनल स्पीड बढ़ने के टाइम एक ऐसा पॉइंट आया जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से बहुत अधिक हो गया, तो इससे क्या निकलने लगा बाहर की तरफ, रिंग्स ऑफ गैसेस, और वही प्लैनेट्स। ये पूरी तरह से हाइपोथेसिस है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है इसमें, ये हाइपोथेसिस है बिना साइंस का यूज किए हुए, है ना। जो उनको लगा, सपना में दिखा। ऐसे ही एक नील बोर्ड थे केमिस्ट्री में, उनसे पूछा गया कि आपने एटम का मॉडल कैसे दिया है, तो बोला सपना आया था रात में। बाद में वो, उनके साथ अच्छा क्या था कि बाद में वैसा ही मॉडल निकला एटम का, है ना। लेकिन इनके साथ ये नहीं हुआ, कैंट गलत साबित हो गए। सबसे पहले तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती की, जो ड्रॉबैक इनको किया गया, एक बहुत सारी गलती है कि पार्टिकल्स कहां से आए, उसके पहले क्या था, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि एक दूसरे के कॉलिजन होने लगेगा छोटे पार्टिकल्स में, और इतनी हीट जनरेट होगी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर गैस रोटेट कैसे करने लगा, और रोटेट करने के कारण, ठीक है कूल हो रहा है, ये यहां तक समझते हैं, रोटेट करने के कारण हीट लॉस होता है, कूल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी साइज फिर कैसे बढ़ रही है, साइज कैसे बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है, साइज। और फिर नेक्स्ट जो है, उन्होंने जो कहा सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम को के खिलाफ उन्होंने बात किया। लॉ ऑफ, मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं, एंगुलर मोमेंटम के खिलाफ बात किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा था नेबुला का, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ रही थी, तभी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लगा और रिंग बाहर निकले। लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अगेंस्ट है। कैसे, देखिए, एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू एंगुलर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। और ये है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मींस, एंगुलर वेलोसिटी मींस जिस वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। तो अब बताइए, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मास बढ़ रहा है
तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सिंपल सा ये है। देखिए आजकल बीपीएससी में फिजिक्स पूछ रहा है न्यूमेरिकल, तो थोड़ा सा अपना बढ़ाइए स्टैंडर्ड। साइंस भागने से काम नहीं चलेगा, खासकर फिजिक्स न्यूमेरिकल पूछ रहा है। आसान न्यूमेरिकल थे, लेकिन बेसिक बेसिक नहीं क्लियर होगा तो नहीं बनेगा ही नहीं वो। मैं ठीक है साइंस के सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई इंटू डब्ल्यू। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो किस पे डिपेंड करता है? मास पर। जितना अधिक मास उतना अधिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो अब बताइए ये कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। अब ये कांस्टेंट रखना है, यानी 10 ही रखना है, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं, 5 कर दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? घट गया ना। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मास अगर बढ़ता है तो वेलोसिटी घटेगी। कैंट ने क्या कहा? उल्टा बोला कि मास बढ़ रहा था ना, मास बढ़ने के कारण और भी तेज स्पीड से घूमने लगा, एंगुलर स्पीड और भी बढ़ गई उसकी। ये जस्ट अपोजिट बात कही उन्होंने। क्लियर? क्लियर है सभी को? ये बहुत बड़ी गलती, क्या ब्लंडर था, बोलते ना ब्लंडर, है ना? बहुत बड़ी गलती थी कैंट की, मतलब अनसाइंटिफिक पूरी तरह से। इसको सुधारा लैपलास ने। लैपलास उसी समय जब कैंट की थ्योरी उन्हें पता चली तो उन्हें लगा, जेलस थे वो, एक ही जगह के थे, उन्हें लगा कुछ कुछ तो इसमें गलती निकालना है। उनको भी साइंस नहीं पता था उतना लेकिन होता है ना आउट ऑफ जेलसी कि इसको तो गलत साबित करेंगे, भले ही बाद में मैं भी गलत हो जाऊं, लेकिन इसको तो कुछ कमी निकालेंगे। तो उनको मतलब कोइंसिडेंटली कोई ऐसा व्यक्ति मिला, मतलब तब तक लैपलास के समय तक थोड़ा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ था, तो ऐसा व्यक्ति मिला जिन्होंने उनको इसके बारे में बताया, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। और उन्होंने पकड़ लिया, हाँ यही गलती है इसमें, बाकी सब सही है ना? ये गलती है कि एंगुलर मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के विरुद्ध बात कर रहे हैं, यानी मास बढ़ने से बोल रहे हैं स्पीड बढ़ रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। और इसी गलती को बस सुधारा लैपलास ने, और कुछ नहीं किया। लैपलास ने क्या किया? इसी गलती को, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम को सुधारा। उन्होंने उल्टा कहा। उन्होंने कहा कि जब ये क्लाउड ऑफ गैसेस रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करने के कारण ठंडा हो रहे हैं। थोड़ा सा सुधारा, थोड़ा क्या बहुत सुधारा। रोटेट के करने के कारण कोई भी वस्तु क्या होती है? ठंडी होगी, मोशन करने के कारण। और कोई भी वस्तु जब ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है ना? गर्म होती है तो फैलती है, लेकिन जब ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ती है। तो इन्होंने कहा कि कूलिंग होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट किया क्लाउड ऑफ गैसेस, और इन्होंने इसे नाम दिया था नेबुला। क्लाउड ऑफ गैसेस को, रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैसेस को इन्होंने ही नाम दिया नेबुला। इसलिए इनके थ्योरी का क्या नाम है? नेबुलर हाइपोथेसिस, है ना? नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलास। तो लैपलास ने क्या सुधारा? ये ठंडा होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, साइज क्या हो रहा था? घट रहा था। अब स्पीड बढ़ेगा ना। साइज घटने के कारण स्पीड को क्या होगा? स्पीड में क्या होगी? मास कम हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। अब सही है एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी फॉलो हो रहा है। तो लैपलास ने उसको करेक्ट कर दिया। थोड़ा साइंटिफिक भी लग रहा है। बाकी उन्होंने ये नहीं बताया कि गैस कहां से आया। वहां तक वो भी उसको फॉलो करने लगे कैंट को, कि गैस का क्लाउड बना, इन कहां से आया, उसके पहले यूनिवर्स कैसा था, ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन उन्होंने भी नहीं दिया। तो लैपलास वाला समझ गया क्या? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जब बॉडी घूम रही थी तो ठंडा हो रही थी, ठंडा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मास डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और उसके कारण उस क्लाउड ऑफ गैस से रिंग्स निकलना, बाहर की तरफ रिंग्स निकलना स्टार्ट करेंगे, जो उसके चारों तरफ घूमेंगे, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन। तो लैपलास ने यहाँ थोड़ा सा इसमें सुधार किया। बाद में एक बाइनरी थ्योरी दी गई। ये सिंपल सा थ्योरी है, कुछ नहीं है इसमें। बाइनरी थ्योरी कहता है कि सन बीच में था, क्लाउड ऑफ गैस। शुरुआत में जो सन कैसा था?
अभी भी वैसा ही है, गैस ही है। सन क्या है? जलता हुआ गैस। तो सन जब यंग स्टेज में था, यंग स्टेज में, तो इसके एटमॉस्फेयर के पास से एक और दूसरा स्टार यहां से गुजरा, इसलिए इस थ्योरी को कहा जाता है बाइनरी थ्योरी। बाइनरी मतलब दो, यानी दो दो स्टार्स का यहां हेल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि सन जब यंग स्टेज में था तो यहां से दूसरा, इसके एटमॉस्फेयर से दूसरा स्टार बहुत तेजी से गुजरा, जिसके कारण सन से कुछ गैसियस पार्टिकल सेपरेट हो गए। लेकिन किस शेप में सेपरेट हुए? क्या है ये? सिगार के शेप में। सिगार, है ना। इस सन से क्यों अलग हुए? जब देखिए, मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म या फिर कहीं पर भी रेलवे लाइन के किनारे आप खड़े होते हैं और बहुत तेजी से जब ट्रेन गुजरती है तो उसके इंपैक्ट के कारण गैस या एयर का ब्लो होने लगता है ना, एयर ब्लो होने लगता है। तो उसी कारण इसके एटमॉस्फेयर से, इसके एटमॉस्फेयर में जो गैस थे, जो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके एटमॉस्फेयर के साथ अटैच थे, इसके गुजरने के कारण, बहुत तेजी से गुजरने के कारण वो गैस क्या हो गए? अलग हो गए, उससे गैस ब्लो होने लगा और सन के एटमॉस्फेयर से अलग हो गए। सन के एटमॉस्फेयर से गैस क्यों अटैच थे? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ से क्यों अटैच है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं अटैच अर्थ के साथ, जो भी गैसेस है एटमॉस्फेयर में वो आउटर स्पेस में चला जाता। तो सन के एटमॉस्फेयर में गैसेस क्यों अटैच है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। लेकिन ये दूसरा स्टार जो बहुत तेजी से यहां से गुजरा इसके एटमॉस्फेयर से, इसके इंपैक्ट के कारण ये कुछ गैस इससे, कुछ गैस पार्टिकल उससे अलग हो गए। किस शेप में? सिगार के शेप में। और इन्होंने कहा बाइनरी थ्योरी में, यही सिगार का शेप अलग होकर, है ना, अलग होकर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया। ये भी कुछ इलॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन था बाइनरी वाला। बस बाइनरी में याद क्या रखना है कि बाइनरी में दो स्टार्स का, टू स्टार्स ऐसे आ जाएगा, व्हाट इज बाइनरी थ्योरी, है ना। तो दो स्टार्स का सहारा लिया गया एक्सप्लेन करने के लिए। क्या कहा गया? जब सन यंग स्टेज में था तो उसके एटमॉस्फेयर के पास से एक दूसरा स्टार, है ना, बहुत तेजी से वहां से गुजरा और उसके इंपैक्ट के कारण कुछ गैस पार्टिकल्स सन के एटमॉस्फेयर से सेपरेट हो गए। किस शेप में? सिगार शेप में। और वही सिगार शेप बाद में प्लैनेट्स के रूप में डेवलप हो गए, सन के चारों तरफ घूमने लगे। क्लियर? ये सिंपल सा इलॉजिकल है कुछ ऐसा। अब आते हैं बिग बैंग थ्योरी पे, जो कि एक मॉडर्न थ्योरी है ना। बिग बैंग थ्योरी क्या है? एक मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी का मतलब साइंटिफिक थ्योरी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस। ऐसे तो इसे भी कोई देखने नहीं गया क्या हुआ होगा उस समय, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं इसके, है ना। इसीलिए इसे मॉडर्न थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी कहा जाता है। और एंड दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी टिल नाउ। अभी तक ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ना, रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। क्या कहा है इस थ्योरी में? इसको समझिएगा क्योंकि ये लिखना भी है। इस थ्योरी में क्या कहा गया? इस थ्योरी में कहा गया, समझिएगा, आज का जो यूनिवर्स है, अभी जो यूनिवर्स आपको दिख रहा है, यूनिवर्स में क्या दिख रहा है? कई सारे सेलेस्टियल बॉडी दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है? स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, है ना, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, मिटियोर्स, मिटोराइट्स, और ऐसे बड़े बड़े स्टार्स है ना, जिनकी साइज सन के स्टार से भी 5 टाइम से भी अधिक है। इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं और मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और वैसे वैसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। कितनी मासेस होगी? ये सारा मास, ये सारा मास एक टीनी बॉल में कन्फाइंड था। टीनी बॉल, टीनी बॉल मींस मतलब अगर लोकल भाषा में बोले, जो कंचा खेलते उतने साइज का वो बॉल था, ऐसा लिखा हुआ है किसी किताब में। तो टीनी बॉल, है ना, ग्लास बॉल उसको लिखा है, ग्लास बॉल, वही कंचे के बारे में बताया है। तो वो टीनी बॉल में वो सारा मास कन्फाइंड था, यानी ये सारा मास इतने छोटे से वॉल्यूम में कन्फाइंड था, है ना। अब सोचिए, इतने से छोटे से वॉल्यूम में इतना अधिक मास होने से क्या होगा?
समझिए अब। देखिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो है वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, और वॉल्यूम क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो गई, इनफाइनाइट। डेंसिटी इनफाइनाइट। डेंसिटी क्या होती है, छोटे से स्पेस में कितना मास भरा हुआ है, डेंस, घना। तो डेंसिटी क्या हो गई, इनफाइनाइट। इससे क्या होगा, डेंसिटी इनफाइनाइट होने से क्या होगा, अप नहीं, अपने ही ग्रेविटेशन, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसमें, इतना मास है छोटे से वॉल्यूम में, इतना अधिक ग्रेविटेशनल पुल होगा उसमें, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट, इतने क्लोज है वो, डेंस है ना, तो पार्टिकल्स इतने क्लोज है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को ही अपनी तरफ खींच रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, और भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये हाई डेंसिटी, इनफाइनाइट डेंसिटी होने के कारण क्या हुआ, ये और भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। क्या करने लगा, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, इतनी इतना मास था, वो ग्रेविटेशनल को एक दूसरे को ही क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे पार्टिकल्स। कॉन्ट्रैक्ट करने लगा धीरे धीरे, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पार्टिकल्स और क्लोज आएंगे, और जब पार्टिकल्स और क्लोज आएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में कॉलिजन बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जैसे आप ही लोग को बहुत क्लोज बैठा दिया तो क्या होगा, एक दूसरे को ऐसे, आप तो थोड़ा स्थिर भी हैं, पार्टिकल से वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पर, जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। अब बगल में एक और पार्टिकल्स को लाकर रख दिया जाए तो क्या करेंगे, उनको स्पेस नहीं होगा वाइब्रेशन करने का, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे ना। तो जितना अधिक क्लोज होगा, पार्टिकल्स जितने अधिक क्लोज होंगे, क्या होगा उनके बीच में, कॉलिजन। और कॉलिजन होने से क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट जनरेट होता है, और हीट से क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। धीरे 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 वो टेम्परेचर इतना अधिक राइज करने लगेगा, और वो जो हीट जनरेट हो रहा है वो क्या चाहेगा, हीट किसी भी वस्तु को क्या चाहता है, एक्सपैंड करना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पास में आ रहे हैं, लेकिन जो हीट जनरेट हो रहा है वो क्या चाह रहा है, दूर करना। एक टाइम में इतनी अधिक हीट एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू कॉलिजन, कि वो जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको ओवरकम कर जाएगा और ये ब्लास्ट कर जाएगा। समझे, इसमें क्या हो जाएगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा, यानी एक्सप्लोजन होगा। जैसे बहुत ज्यादा चार्ज करने पे जब हीटिंग होती है, मोबाइल बहुत हीट हो जाता है तो क्या होता है, ब्लास्ट। बॉम्ब भी इसी पे काम करता है, बहुत अधिक टेम्परेचर होने पे क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है। कोई भी वस्तु ब्लास्ट क्यों करती है, एक्सप्लोजन क्यों होता है, क्योंकि जो इतनी अधिक हीट एनर्जी रिलीज होती है, वो हीट एनर्जी क्या करना चाहता है, पार्टिकल्स को दूर एक्सपैंड करना चाहता है, तो एक्सप्लोजन हुआ। यहां भी वही हुआ। आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, बिलियंस ईयर एगो, आज से इसमें हुआ एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन वाली घटना को कहा गया बिग बैंग। तो व्हाट इज बिग बैंग, बिग बैंग इज द इवेंट ऑफ एक्सप्लोजन, है ना। इस टिनी बॉल में, इस टिनी बॉल को क्या नाम दिया था इन्होंने, इस टिनी बॉल को नाम दिया गया था सिंगुलर एटम। क्या नाम दिया गया था, सिंगुलर एटम। यानी आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो इस टिनी बॉल में, जिसे सिंगुलर एटम कहा जा रहा था, उसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। उसी एक्सप्लोजन की घटना को क्या कहा हमने, बिग बैंग। और इसी बिग बैंग के इवेंट से पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। समझ रहे हैं,
यूनिवर्स मीन्स क्या? कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, यानी जितने भी सेलेस्टियल बॉडी बने हैं इसी एक्सप्लोजन के कारण बने हैं। जब ये टीनी बॉल के रूप में था, सिंगुलर एटम के रूप में था, तो क्या था यूनिवर्स में? स्पेस था, खाली जगह। कोई भी सारे सेलेस्टियल बॉडी का मास कहां था? एक पॉइंट बॉल में, है ना, जिसे सिंगुलर एटम कह रहे थे। और बाकी क्या था यूनिवर्स में? स्पेस। जब ये एक्सप्लोजन हुआ, जब ये, समझिएगा यहां पे, जब ये एक्सप्लोजन हुआ इसमें, इस टीनी बॉल में, सिंगुलर एटम में, जिसे बिग बैंग कहा गया, तो इतनी अधिक एनर्जी रिलीज हुई। जब एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है, तो क्या रिलीज होता है? एनर्जी। इतनी अधिक एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी जो स्पेस था यूनिवर्स का, उसमें क्या हुआ? स्प्रेड हो गया। एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी चारों तरफ, ये एनर्जी क्या हो गई? स्प्रेड हो गई। समझ गए? यहां तक समझ गए? स्टेप बाय स्टेप एनर्जी स्प्रेड हो गई, और विद इन 3 मिनट, यानी 3 मिनट के अंदर ही फर्स्ट एटम का फॉर्मेशन हुआ। विद इन 3 मिनट्स द फर्स्ट एटम वॉज क्रिएटेड। कैसे बना ये एटम? क्या है? मैटर्स का फंडामेंटल पार्टिकल है। मैटर्स पदार्थ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, या प्लाज्मा, या पांचवा स्टेट भी आ चुका है मैटर का। तो मैटर्स का फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? एटम। मैटर किस चीज से बना है? एटम से। तो पहले 3 मिनट में पहला एटम का फॉर्मेशन हुआ। कैसे? बिखरा क्या था? स्प्रेड क्या हुआ था? एनर्जी। एटम कहां से बना? तो इसको आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया है, E=mc²। एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती रहती है मैटर में, मास में, और मास हमेशा कन्वर्ट होता रहता है एनर्जी में। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग जीवित हैं तो मास है, मैटर है। जब हमारी मृत्यु हो गई तो हम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी स्पेस में, है ना, स्प्रेड हो जाएंगे एनर्जी के रूप में। फिर एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? मैटर में, जब कोई नया जन्म लेगा। तो ये हमेशा यूनिवर्स में एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होता रहता है, और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। इसका थोड़ा सा पार्टिकल फिजिक्स पे है, वो मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोग यहाँ नहीं दिखेंगे। पार्टिकल फिजिक्स है। क्वार्क्स, क्वार्क्स से मिलकर बनता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं तो एटम्स। तो उस लेवल पे नहीं जाऊंगा, बस इतना जानिए कि एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? मैटर में। तो एनर्जी जो स्प्रेड हुआ, ब्लास्ट होने के बाद क्या निकला? एक्सप्लोजन के बाद क्या निकला? एनर्जी। और पहले ही 3 मिनट में वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? एटम। पहला एटम का फॉर्मेशन हुआ, यानी मैटर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था। और वो मैटर किस स्टेट में था? मैटर के कई सारे स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो शुरुआत में जो एटम बना, एटम से मिलकर मैटर बना होगा। वो मैटर किस फेज में था? किस स्टेट में था? गैसियस। गुड। ये मैटर किस स्टेट में था शुरुआत में? गैसियस, गैसियस स्टेट में था, और मोस्टली हाइड्रोजन गैस थे। कौन सा गैस था? क्योंकि सबसे फंडामेंटल एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पीरियोडिक क्या है? नंबर, एटॉमिक नंबर 1। एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को सिर्फ बनने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन चाहिए, न्यूट्रॉन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होता है हाइड्रोजन का। उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होती है। एटम क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो हाइड्रोजन का अगर देखेंगे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसके सेंटर में न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियस में, और चारों तरफ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ हाइड्रोजन को। तो सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। तो सबसे पहला जो एलिमेंट बना, सबसे पहला जो एटम बना, किसका बना? हाइड्रोजन का, है ना। इलेक्ट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, दोनों कंबाइंड हुए क्या बन गए? हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट एटम बना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस रूप में था? गैसियस रूप में। यहां तक क्लियर है? यानी पहले 3 मिनट के बाद एनर्जी कन्वर्ट होने लगी किसमें? मेटल में। लेकिन सारी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई, यानी अब स्पेस में क्या है? अब स्पेस में क्या है? एनर्जी भी है और मैटर भी है। एनर्जी भी है और मैटर भी है। अभी स्पेस में क्या स्प्रेड हुआ? एनर्जी भी और मैटर भी। कुछ एनर्जी कन्वर्ट हुई मैटर में, लेकिन ये जो स्प्रेड था, ये जो स्प्रेड हुई वो अनइवन थी। अनइवन मींस
कहीं पे ज्यादा जमा हो गए मैटर और कहीं पे कम जमा हुए, कहीं पे ज्यादा जमा हो गए और कहीं पे कम जमा हुए। तो जहां जहां मैटर ज्यादा जमा था, जहां जहां मैटर अधिक जमा था, वो आसपास के मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल डिफरेंस। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा इसके कंपैरिजन में, ये क्या करेगा, अपने आसपास के मैटर को अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपने आसपास के मैटर को अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा, और ये बड़ा होता चला गया। ये गैसियस पार्टिकल्स, ये मैटर क्या है, गैस के रूप में है, हाइड्रोजन गैस के रूप में, ये गैसियस पार्टिकल ये साइज में बड़ा होता चला गया बाय अट्रैक्टिंग नियर बाय पार्टिकल्स, बड़ा होता चला गया और ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया। किस रूप में, ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस, गैस का बादल बड़ा, और इसी को नेबुला कहा गया। क्या कहा गया, नेबुला। भाई लैपलास तो पहले ही बोल चुके थे नेबुला, तो नाम सोचा कि ये वही रखते हैं, है ना, उसको भी इज्जत देना चाहिए कुछ, है कि नहीं। थ्योरी तो गलत कर ही दी है, उनका नाम तो यूज कर ले। तो उसको क्या कहा गया, नेबुला मींस क्लाउड ऑफ गैसेस। कैसे बना नेबुला, समझ में आ गया, है ना। जहां पे अधिक मैटर, मैटर किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, जहां पे अधिक जमा थे उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक थी आसपास के मैटर से, उसको भी अट्रैक्ट करके बड़ा होता चला गया, और यही नेबुला बाद में गैलेक्सी बना। क्या बना, गैलेक्सी। ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, यानी गैलेक्सी भी शुरुआत में क्या थे, क्लाउड ऑफ गैस, नेबुला क्लाउड ऑफ गैस। गैलेक्सी समझ गए, कई सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी बने। अब अगला स्टेप समझिए, कोई एक गैलेक्सी लेते हैं, है ना, इस गैलेक्सी में भी क्या हुआ, गैलेक्सी क्या था, क्लाउड ऑफ गैसेस। इस गैलेक्सी के अंदर भी जो सबसे पहले ये समझिए गैलेक्सी रोटेट कैसे करने लगा। ये गैलेक्सी जो बना ना क्लाउड ऑफ गैसेस, वो रोटेट कर रहा था, सारे गैलेक्सी रोटेट करने लगे। क्यों, देखिए ये जो पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन पार्टिकल्स है या हाइड्रोजन एटम है, ये आसपास के हाइड्रोजन एटम्स को अट्रैक्ट कर रहा है ना, इस हाइड्रोजन एटम को ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस हाइड्रोजन को इधर भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। मतलब इस पे नेट टॉर्क क्रिएट हो गया। टॉर्क समझते हैं, एक रिजल्टेंट फोर्स जो आपको घुमा दे, जैसे एक इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है, और दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आपको क्या होगा, टॉर्क क्रिएट कर देगा, घुमा देगा। तो यहां भी हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, यही हो रहा था। कई सारे पार्टिकल्स एक साथ अट्रैक्ट करने के कारण रिजल्टेंट फोर्स कैसा लगा, वो पूरी गैलेक्सी ही घूम गई, तो सारे गैलेक्सी क्या होने लगे, रोटेट। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन मिल गया कि गैलेक्सी क्लाउड ऑफ गैसेस क्यों रोटेट हो रहा है, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो टॉर्क क्रिएट कर रहा है। टॉर्क, टॉर्क एक फोर्स होता है जो रोटेशन क्रिएट करता है। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, साइंस इतना तो आना ही चाहिए। देख रहे हैं साइंस की क्या स्थिति है, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो टॉर्क क्रिएट किया और ये सारे गैलेक्सी क्या होने लगे, रोटेट करने लगे। तो रोटेशन का कारण समझ में आ गया, सारे गैलेक्सी रोटेट, अभी भी रोटेट कर रहे हैं। यूनिवर्स में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो रोटेट नहीं कर रहा हो और जो किसी ना किसी पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व ना कर रहा हो, है ना। यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट, सारे सेलेस्टियल बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहे हैं और किसी ना किसी पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहे हैं। पूरा सिस्टम भी रोटेट, देखिए समझिए, पूरा यूनिवर्स ऐसे रोटेट कर रहा है, पूरा यूनिवर्स रोटेट कर रहा है। तो उसमें कोई एक बॉडी को अगर पर्टिकुलर किसी गैलेक्सी पर जब ध्यान केंद्रित करेंगे तो क्या लगेगा, वो गैलेक्सी भी रिवॉल्व कर रही है कि सेंटर के अराउंड, और फिर उसके अंदर देखेंगे ना तो दिखेगा कि गैलेक्सी भी रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेट यहां पे समझ में आ गया। अब गैलेक्सी के अंदर चलते हैं। गैलेक्सी के अंदर क्या हुआ, ये जो गैसियस पार्टिकल्स थे, गैलेक्सी किससे बना था, क्लाउड ऑफ गैसेस, गैसियस पार्टिकल से, इसी से बना था ना। तो ये जो गैसियस पार्टिकल थे गैलेक्सी के अंदर, वो भी गुच्छे में थे। कैसे थे, गुच्छों में थे। मतलब यहां पे कुछ हाइड्रोजन पार्टिकल्स आपस में जुड़कर गुच्छा बना लिए, यहां पे कुछ हाइड्रोजन पार्टिकल्स आपस में क्या बना लिए, गुच्छे, और यहां पे हाइड्रोजन पार्टिकल्स आपस में जुड़कर क्या बना लिए, गुच्छा। लोकल क्लम्प्स ऑफ गैसेस, क्लम्प ऑफ गैसेस, गुच्छा होता है, क्लम्प मींस लोकल क्लम्प्स। लोकल मतलब गैलेक्सी के अंदर,
कई सारे हाइड्रोजन जो प्रेजेंट थे वो गुच्छों में थे, अकेले कोई भी नहीं था, गुच्छों में थे, और उनके बीच में क्या था, स्पेस, खाली स्पेस, गुच्छे में थे। हाइड्रोजन जो पार्टिकल्स थे, एटम्स थे गैसियस फॉर्म में, वो गुच्छों में थे। यहां तक समझ में आ गया? ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, ये पूरा सिस्टम अगर रोटेट कर रहा है तो ये गुच्छे भी रोटेट कर रहे होंगे, गुच्छे भी घूम रहे होंगे। और जब किसी भी डिस्क को घुमाते हैं ऐसे करके बहुत तेजी से, और उस पे कुछ रखा जाए, उस डिस्क पर रखा जाए, तो देखेंगे आप कि सारा कहां पे पहुंच जाएगा, सेंटर। नहीं तो पूरी गैलेक्सी घूम रही है, रोटेट कर रही है, अंदर जो गुच्छा है, हाइड्रोजन एटम्स का जो गुच्छे हैं, जो क्लम्प्स हैं, वो भी रोटेट कर रहा है। और उस रोटेट में जो हाइड्रोजन एटम्स रखा हुआ है उस गुच्छे में, वो कहां पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, तो ये सारे मैटर्स, अधिकतर मैटर कहां पहुंच जाएंगे, सेंटर के पास। यहां भी सेंटर के पास, यानी सेंटर कैसा होता जाएगा, डेंस होता जाएगा। सेंटर कैसा होता जाएगा, डेंस होता जाएगा। यहीं से स्टार का फॉर्मेशन शुरू होता है, समझिएगा इसको। यहां तक समझ में आ गया? रोटेशन के कारण जो गुच्छे भी रोटेट कर रहे थे, तो जो भी हाइड्रोजन पार्टिकल था वो कहां पहुंच गया, ज्यादातर हाइड्रोजन पार्टिकल सेंटर के पास पहुंच गया, और सेंटर क्या होता चला गया, डेंस। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे हाई होगा, डेंस है वो, कोर क्या है, जो सेंटर है वो क्या है, डेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा तो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जितना अधिक कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना अधिक टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा कॉलिजन के कारण, है ना। यानी इसे कोर कहा गया, क्या कहा गया, कोर। इस सेंटर को कोर कहा गया जो डेंस था, और हाई डेंसिटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था धीरे धीरे कोर, और जितना अधिक कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी अधिक हीट जनरेट होगी कॉलिजन के कारण, उतना अधिक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। इतना अधिक टेम्परेचर हो गया कि जब ये टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 15 लाख डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर जब पहुंचा, तो इसमें जो, इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स थे, कोर में जो हाइड्रोजन एटम थे, उसके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करने लगे। क्या करने लगे, यहां समझिएगा। कौन है भाई? टेम्परेचर जब 15 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंचा, कोर का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा था, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा था, ड्यू टू हाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों हाई था, ड्यू टू हाई डेंसिटी। तो टेम्परेचर जब 15 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंचा कोर का, तो हाइड्रोजन जो प्रेजेंट थे कोर में, उसका न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का साथ फ्यूज करके ये क्या बनाने लगा, हीलियम का न्यूक्लियस। इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक एटम्स के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल था, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस दो या दो से अधिक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस, दो या दो से अधिक हाइड्रोजन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके क्या बना रहे थे, हीलियम के न्यूक्लियस। और इस रिएक्शन को क्या कहा हमने, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के दौरान ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज हुआ, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट के बाद लाइट, तो हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज द सोर्स ऑफ स्टार। यानी कोर का जब टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो ये कोर किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार में, क्योंकि इसमें क्या होने लगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन।